एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसमें अगर आप साक्षात्कार के लिए अगर देखें या फिर आप देखें जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, इन सभी के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है वो होता है आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। इसी सिलेबस से साक्षात्कार जब होता है तो इसी से आपके प्रश्न बनते हैं। और जब आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं वो भी इसी सिलेबस के आधार पे होते हैं। तो अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना होगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण शीर्षक है, वो क्या क्या दिए हुए हैं, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 का जो हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस रहता है वो क्या हो जाता है, कभी कभी एक जैसे उसमें मर्ज करते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप देखिए कि आपकी जो इकाई 10 है और इकाई 10 में और आपका जैसे यहाँ इकाई 4 देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें क्या है एक साथ जुड़ जाती हैं, यानी कि वो उसमें भी हमको वही टॉपिक मिलता है और वही टॉपिक हमको पहले पेपर में दूसरे पेपर में दोनों में हमको एक जैसा टॉपिक मिलता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका। साहित्य सागर एक चैनल है जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर और बीएड से संबंधित जो रोजगार सूचनाएं होती हैं वो यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाता है। और साहित्य सागर 2.0 एक हमारा और चैनल है जिसमें हम मध्य प्रदेश में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उसका हम आप तक पाठ्य सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हम पहले आज देखेंगे हमारा जो पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन का, क्योंकि अगर आप हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए कॉमन ही होगा, एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो 2024 यही आपका रिपीट हुआ है, कुछ विषयों के बदले हैं पर जो जिनके नहीं बदले हैं उसमें हिंदी भी एक है जिसका नहीं बदला हुआ है और पेपर 1 भी नहीं बदला है। तो चलिए यहाँ देखते हैं जो इकाई 1 है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद मध्य प्रदेश का मध्यकालीन साहित्य इतिहास देखना है। फिर आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए और उनमें जो नायक थे, जो लोग शामिल थे उनके बारे में। फिर मध्य प्रदेश का जनजाति इतिहास और जनजातीय साहित्य। तो हिंदी साहित्य में भी आप जब इकाई 10 देखेंगे तो इकाई 10 में आपको ये वाला जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो वहां पर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप अंग्रेजी के छात्र हैं तो आप यहाँ पर भी पॉज करके देख लीजिएगा। भूगोल में देखेंगे तो राज्य की यानी कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसका विस्तार, प्रमुख नदियां, पर्वत, वनों के प्रकार, वनोपज, तापमान, वर्षा, मिट्टियां, मौसम, प्रमुख फसलें, यहाँ पर परियोजना, फिर ताप विद्युत योजना, गैर पारंपरिक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, जनसंख्या का आकार वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। यहाँ पर अगर आप भूगोल की दृष्टि से देखें तो यहाँ देखेगा। फिर राजनीति और अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की आप देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त। अब इनसे संबंधित पहले कौन थे, किस सन में कौन थे, ये सब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। फिर राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। आप अगर इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, पेशा अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 इत्यादि। फिर आगे हम देखेंगे भाग ब में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसकी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, औद्योगिक आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य, व्यवसायिक सुगमता और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। फिर 4 के अंतर्गत जैसे मैंने पूर्व में बताया कि मध्य प्रदेश की जनजातियां, उसमें उनकी विरासत क्या है, लोक संस्कृति क्या है, लोक साहित्य क्या है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो हम क्या देखेंगे, जनजातियों का भौगोलिक विस्तार कहाँ है, जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे हिंदी साहित्य पूछा गया था। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, पिछड़ी जनजाति है, जनजातियों कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, फिर उनकी संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या है, कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि
क्या क्या है और इनकी लोक संस्कृति और लोक साहित्य अंतर्गत। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये आपका जो आपका हिंदी से भी हिंदी में कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो यहाँ पर आपको काम आ सकते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और उनका महत्वपूर्ण स्थान, फिर कंप्यूटर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये अभी पिछली बार से ये अपडेट हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान। तो ये आपने पहला पेपर देखा। तो आप अगर देखिए, ये पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स का रहता है, 40% इस पे क्वालिफाइंग रहता है। अब माइनस मार्किंग आपका आ चुका है, तो इस पेपर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। पेपर 2 आपका कितना भी अच्छा हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप पेपर 1 में अगर आप 40% अंक नहीं हासिल करते हैं, तो आपका पेपर 2 कितना भी अच्छा हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी तरह से जो पेपर आपका 2 है, ये आपको क्या करवाता है, जैसे पेपर 1 जो है आपको प्रश्न पत्र 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग वाला है, आपको पास करवाता है। उसी तरह से जो दूसरा पेपर है, ये इसके नंबर जो होते हैं, अगर आपके साक्षात्कार में भी कुछ कम नंबर आ गए हैं, तो ये आपको मेरिट दिलाता है, यानी कि ये आपको सिलेक्शन दिलवाता है। इसलिए इसमें इसको भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इकाई 1 की यदि हम बात करें, तो इसमें हिंदी भाषा का उद्भव विकास है, जिसके अंतर्गत हम अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप देखते हैं, उपभाषाएं बोलियां देखते हैं, जिससे ब्रज, अवधी, बघेली, मालवी, इन सब का परिचय देखते हैं। फिर इनका साहित्य में क्या क्या योगदान है। तो जो आपकी यहाँ पर बघेली, मालवी, बुंदेली है, तो ये 3 जो एक प्रकार से शीर्षक है, वो आपका जो इकाई 10 है उसमें भी शामिल हो जाता है। खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप विकास, सरस्वती साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका क्या क्या है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास, संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की क्या भूमिका थी। उसके बाद देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, उसकी प्रमुख विशेषताएं। दूसरी इकाई है आपकी हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें मानकीकरण, विविध रूप, प्रमुख शैलियां, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संवैधानिक स्थिति, हिंदी का वर्तमान परिदृश्य, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। ये आपका इकाई 2 में है। इकाई 3 में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का स्थान, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास की लेखन परंपरा, इसके आधार प्रमुख जो ग्रंथ है वो आधार ग्रंथ, फिर काल विभाजन, नामकरण, नामकरण की समस्याएं, फिर आदिकाल में, यहाँ से आदिकाल शुरू हो जाएगा आपका, फिर उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो शुरू हो जाएगा, उसका साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर आदिकाल में आपका जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो, लौकिक और प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि। इसके बाद हम देखेंगे भक्ति काल, इकाई 4 से भक्ति काल साहित्य में हम फिर से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखेंगे। भक्ति काल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी, जैसे राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण धारा, निर्गुण धारा। ये उसी निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान मार्गी, प्रेम प्रेम मार्गी, फिर सगुण धारा के अंदर राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। फिर संत काव्य परंपरा, यानी कि जब हम निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी देखते हैं, उसी के अंतर्गत संत काव्य परंपरा भी हम उसको मान सकते हैं। तो उसी में उसके वैचारिक आधार, सामाजिक अवदान, प्रमुख संत कवि कबीर, दादू और नानक, इनका समाज दर्शन, भक्ति भावना, रहस्य भावना और वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता। इसी तरह से निर्गुण के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा में वैसे ही प्रमुख प्रवृत्तियां, सूफी साहित्य का सामाजिक अवदान, प्रमुख कवि जैसे जायसी, कुतुबुन और मंजन। तो इनके बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना है। जैसे यहाँ 3 के बारे में दिया हुआ है, उसी तरह से इन्हीं 3 के बारे में हमको विशेष रूप से देखना है। फिर सगुण में हमको देखना है तुलसीदास को और उनकी जो रचनाएं थी और उनका जो साहित्य था, उनके बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। और फिर उसके बाद सूरदास की, तो तुलसीदास और सूरदास यहाँ हमको विशेष रूप से देखना है। उसके बाद विभिन्न संप्रदाय जैसे निम्बाक, राधा वल्लभ, हरिदासी और पुष्टि मार्ग। फिर यहाँ से हमको क्या दी हुई है, जो रचनाएं हैं, रचनाएं दी हुई है कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पद संख्या 160 से 210 तक। जैसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल ने जो संपादित की है, उसका नागमती वियोग वर्णन हमें पूरा देखना है। फिर गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस बालकांड है, वो हमें देखना है, दोहा क्रमांक 1 से 15 तक, जिसमें गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना और राम भक्तिमयी कविता की वंदना और नाम महिमा इसमें दिया हुआ है।
फिर अयोध्या कांड का ऐसे ही क्रमांक दिया हुआ है, जिसमें भरत राम भरत संवाद है, चित्रकूट भ्रमण है, श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत की विदाई है, अरण्य कांड है, शबरी पर कृपा, नवधा भक्ति उपदेश, किष्किंधा में सुंदर कांड, और वर्षा ऋतु जो अभी आपका आखिरी में 2024 से पेपर आया था, उसमें से किष्किंधा कांड से प्रश्न एक बना हुआ था। सुंदरकांड एक पंक्ति दी हुई थी और वो पूछा था ये किस कांड से है। सुंदरकांड है विभीषण का भगवान राम की शरण में जाना, रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना। फिर लंका कांड में मंदोदरी का रावण को सम्मान समझाना, और सुबेल पर्वत पर श्री राम और चंद्र उदय का वर्णन। उत्तरकांड में क्या है, राम राज्य का वर्णन है, और गरुड़ जी के 7 प्रश्न और भजन महिमा का उल्लेख किया गया है। तो इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं, एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं, क्योंकि चूंकि इतना बड़ा उन्होंने यहाँ पर उसको विस्तार से दिया हुआ है, तो प्रश्न जरूर यहाँ पर बनता है। अब अगला देखते हैं सूरदास का भ्रमर गीत सार, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, पद संख्या 20 से 70 तक। इकाई 5 में हिंदी कविता का जो रीतिकालीन साहित्य है, यानी कि हम रीतिकाल साहित्य के रीतिकाल के बारे में यहाँ देखते हैं, तो वही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, रीति शब्द की व्याख्या, रीतिकाल की प्रवृत्तियां, उनके मुक्तक और प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं, फिर रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि जैसे केशवदास, चिंतामणि पद्माकर, सेनापति और बिहारी, घनानंद आलम, बोधा ठाकुर, और राष्ट्रीय चेतना के जो प्रमुख कवि थे कौन, भूषण। इसके बाद रचनाएं संकलित है रीतिकाल में, केशव की रामचंद्रिका से रामवण अंगद संवाद, और बिहारी सस्सई में ये कुछ विशेष दोहे दिए हैं, चयनित दोहे, ये हमें देखना है। घरानंद कवित और भूषण ग्रंथावली, ये हो गया। इसके बाद इकाई 6 में अगर हम देखें, तो अब इसमें हम आधुनिक काल की बात करेंगे। तो आधुनिक काल में 2 हो जाएगा, एक गद्य और एक पद्य। तो यहाँ पर पद्य में देखेंगे तो आधुनिक काल की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि वही पृष्ठभूमि हमारे काव्य में हमको झलकती है। फिर इसी के अंतर्गत भारतीय जागरण, रेनासा और भारतेंदु युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और रचनाएं। फिर इसी तरह से द्विवेदी युग, फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद, फिर यहाँ आपका राष्ट्रीय काव्य धारा, इसके अंतर्गत सभी के अंतर्गत को प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि देखने हैं। फिर प्रगतिवाद देखना है, फिर हमको यहाँ पर प्रयोगवाद देखना है। नई कविता, समकालीन कविता, इनकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं सबकी देखना है हमको। रचनाएं संकलित है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, उसका अतीत खंड और साकेत का नवम सर्ग, जयशंकर का कामायनी से चिंता, श्रद्धा ईड़ा सर्ग, निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार, दिनकर का परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, अज्ञे का असाध्य वीणा, नदी के द्वीप, केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह, दुष्यंत कुमार का साये में धूप गजल संग्रह, कुंवर नारायण का आत्मजयी काव्य, और नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, अकाल उसके बाद, कालिदास का सच बतलाना। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं ये। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य में। तो गद्य का उद्भव विकास कैसे हुआ, भारतेंदु युग की जो गद्य की प्रवृत्तियां थी, प्रमुख रचनाकार कौन थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सरस्वती पत्रिका का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान है, स्वतंत्रता के पहले हिंदी गद्य के और स्वतंत्रता के बाद हिंदी गद्य के साहित्य में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ। फिर उसी गद्य विधा में उपन्यास का उद्भव विकास, और कुछ उपन्यास यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे गोदान, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र। फिर कहानी का उद्भव विकास, टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, नशा, पुरस्कार, तीसरी कसम, परिंदे, वापसी, खोई हुई दिशाएं, और कोसी का घटवार और गदल। अगला देखते हैं निबंध, नाटक और आलोचना, इसका स्वरूप पूछा गया है, उद्भव विकास, निबंधकार, नाटककार और प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं। निबंध यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आचरण की सभ्यता, मेरी असफलताएं, करुणा, देवदारू, इनसे प्रश्न आते हैं। जैसे ये निबंध अगर दिया हुआ तो देवदारू से एक प्रश्न बना था। एक लंबी कविता का अंत, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है। आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति, नगेंद्र की। फिर उसके बाद नाटक में अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त नाटक, लहरों के राजहंस, इनको हमको विशेष रूप से रचनाओं के अंतर्गत देखना है। अंधा युग और कोणार्क। गद्य की अन्य विधाओं में देखिए, रेखाचित, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, इनका उद्भव विकास सब कुछ देखना है। फिर कथा से इतर जो गद्य विधाएं हैं, जैसे इसमें आपका आएगा, महादेवी की रचनाएं दी हुई हैं, पथ के साथी, अज्ञे का अरे या यावर रहेगा याद।
इकाई 8 काव्य शास्त्र है, जिसके अंतर्गत भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम देखेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार। अलंकार सिद्धांत में हम देखेंगे अलंकारवादी आचार्य, अलंकारों के प्रमुख प्रकार, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, काव्य के गुण और दोष, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। फिर पाश्चात्य में देखेंगे प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, विलियम वर्ड्सवर्थ का। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये पाठ्यक्रम से ही प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं। कॉलेज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. एलियट का परंपरा सिद्धांत और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। स्वच्छंदतावाद, काव्य का अन्य कलाओं से संबंध, बिंब प्रतीक, महाकाव्य, गीति काव्य और दृश्य काव्य का स्वरूप। अब इकाई 9 आता है, तो इसमें मध्य प्रदेश के जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं वो उनका सबका परिचय है। प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी रचनाएं देखी हैं, जैसे कैदी कोकिला, बलिपंथ के लिए, पुष्प की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत। बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, श्री कृष्ण सरल यहाँ पर, और मुक्तिबोध यहाँ पर, और आपका यहाँ पर शरद जोशी की प्रतिनिधि व्यंग रचनाएं। रमेश चंद्र शाह की अकेला मेरा डायरी दी हुई है। फिर हिंदी की हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं, जैसे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ और तुलसी अकादमी। अब ये जो इकाई 10 है ये हमारी पूरी हो चुकी है, हमने इसको पूरा कर लिया है। और अब हम इकाई 9 शुरू करने जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे उसके। तो लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, लोक कहावतें और प्रकीर्णन साहित्य। तो ये एक आप इसको शीर्षक मान सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपका मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ी और बघेली आ जाएगा। फिर लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका क्या है, और जनजातीय साहित्य के संरक्षण में, संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हिंदी का ये काफी बड़ा है, और साक्षात्कार की दृष्टि से भी इसको तैयार कीजिएगा। अगर आप अभी साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं तो साक्षात्कार होने में तभी आपके समय है। तो अगर आप इस पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ऐसे ही महत्वपूर्ण चीजें हम आपके लिए एमपीपीएससी, एमपी हायर एजुकेशन, रोजगार संबंधित चीजें लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।